हेलो एवरीवन। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम आशुतोष कुमार और हाल ही में मैं बिहार जुडिशल ऑफिसर के रूप में चयनित हुआ हूँ, सेलेक्टेड हूँ। उसके बाद मुझे समय मिला है तो मैं अब वीडियो बनाना फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैं EWS रिजर्वेशन के ऊपर जो हाल ही में जजमेंट आया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा। उसमें क्या आर्गूमेंट्स थे, क्या फेवर में आर्गूमेंट थे, क्या उसके अगेंस्ट आर्गूमेंट थे, और कैसे हमारे ऑनरेबल जजेस ने अपना व्यू रखा है और एक जजमेंट पास किया है। तो सबसे पहले बता दूं कि इस केस का नाम है जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये से हम AWS जजमेंट के रूप में भी बोल सकते हैं। इसमें 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 की वैलिडिटी को चेक किया गया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा पार्लियामेंट में क्यों लाया था? क्योंकि उन्हें आर्टिकल 46 के मैंडेट को पूरा करना था। तो जब हम इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस को पढ़ेंगे तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसका डिटेल में डिस्कस करने से पहले इसका पहले ब्रीफ जान लेते हैं और थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की कोशिश करेंगे। कुछ आर्टिकल्स को भी डिस्कस करेंगे खुद पहले ही, पॉइंट्स डिस्कस करने से पहले, ताकि बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो जाए। तो समरी इसकी ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेस का जजमेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन बेस का जजमेंट मतलब 5 जजेस वाले बेंच का जजमेंट है, जिसमें 3:2 के मेजॉरिटी से हमारा ये जजमेंट पास हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है। लेकिन वहीं पे ऑनरेबल CJI ललित और जस्टिस भट्ट ने माइनॉरिटी जजमेंट पास किया है, जिसमें मेजॉरिटी से और माइनॉरिटी के व्यूज़ काफ़ी डिफ़र करते हैं। मेजॉरिटी जजमेंट ने बोला है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन बी सोल बेसिस ऑफ प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द जनरल कैटेगरी पुअर स्ट्रेटा ऑफ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स। मतलब केवल और केवल इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे ही, केवल और केवल पॉवर्टी को, गरीबी को देखते हुए ही हम रिजर्वेशन का क्राइटेरिया बना सकते हैं, रिजर्वेशन का आधार रख सकते हैं। वहीं पे माइनॉरिटी जजेस ने बोला है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया वैलिड है केवल आर्टिकल 15 के लिए। मैं अभी डिटेल में बताऊंगा कि आर्टिकल 15 और 16 में क्या अंतर है और ऐसा क्यों बोला है जजेस ने। आर्टिकल 15 के लिए केवल वैलिड है, जबकि इकोनॉमिक क्राइटेरिया आर्टिकल 16 इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ये वैलिड नहीं है। दूसरी पॉइंट पे कहाँ डिफर कर रहे हैं वो? दूसरा डिफरेंस यहाँ आ रहा है कि 15(6) और 16(6) का जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस है, जो प्रोसीजर अपनाया है या जिस तरीके से उसमें EWS के बच्चों को चुना जाएगा, वो वैलिड है। वहीं पे माइनॉरिटी जज ने बोला है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वही थर्ड पॉइंट क्या है जहाँ डिफर करते हैं ये लोग? मेजॉरिटी ने ये बोला है कि कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं हुआ है। वही माइनॉरिटी जजमेंट बोल रहा है कि देयर इज़ वायलेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूँ कि 4 सेपरेट जजमेंट्स पास किए गए थे। ऑनरेबल जस्टिस महेश्वरी ने एक जजमेंट पास किया, ऑनरेबल जस्टिस त्रिवेदी ने एक जजमेंट पास किया, ऑनरेबल जस्टिस पारदीवाला ने एक जजमेंट पास किया, और इन्हीं 3 लोगों ने मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट किया है। वहीं ऑनरेबल जस्टिस रविंद्र भट्ट ने अपने खुद के लिए और चीफ जस्टिस यू ललित के बिहाफ पे एक माइनॉरिटी जजमेंट पास किया है। तो 3 लोगों ने इन्होंने अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया है और इन दोनों ने मिलके एक अपना जजमेंट प्रोनाउंस किया है। अब ये लोग माइनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं और ये लोग मेजॉरिटी में हैं। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, इस केस में क्या चैलेंज किया गया था? आर्टिकल 15(6) और 16(6) को। आर्टिकल 15(6) और 16(6) को क्या क्या इश्यूज़ थे इसमें? इश्यूज़ ये था, पहला इशू क्या है कि क्या 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है क्या? क्यों? क्या 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर को इसलिए वायलेट करता है क्योंकि हमने रिजर्वेशन का क्राइटेरिया केवल इकोनॉमिक कंडीशन ही रखा है। केवल इकोनॉमिक एस्पेक्ट को ही देख के क्या हम रिजर्वेशन दे सकते हैं? पहला इशू ये है। दूसरा इशू ये है, क्या जो 10% जो EWS रिजर्वेशन दे रहे हैं उसमें से SC, ST, OBC को एक्सक्लूड करना क्या बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन है या नहीं? सेकेंड इशू ये था। थर्ड इशू ये है
कि क्या 50% जो सीलिंग थी या 50% की जो मैक्सिमम लिमिट थी जो इंदिरा साहनी जजमेंट ने स्टिपुलेट किया था, क्या उसके अलावा हम 10% एक्स्ट्रा 10% रिजर्वेशन देने से क्या उस लिमिट का ब्रीच ये माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का ब्रीच किया हमने, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का ब्रीच किया हमने? इन्हीं सब इश्यूज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मेजॉरिटी व्यू क्या है, माइनॉरिटी व्यू क्या है, हर टॉपिक को उसी के साथ, मतलब हर टॉपिक का पहले मेजॉरिटी व्यू जानेंगे, हर क्वेश्चन का मेजॉरिटी व्यू जानेंगे, फिर उस पर माइनॉरिटी व्यू क्या है, फिर दूसरे क्वेश्चन में पढ़ेंगे ताकि समझ में आसानी हो। लेकिन मेजॉरिटी और माइनॉरिटी व्यू जानने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को समझते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक जस्टिस की बात की गई है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में बिना अमेंडमेंट किए भी हम इकोनॉमिक हेल्प दे सकते थे? क्या कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को या जनरल कैटेगरी के एस्पिरेंट्स को रिजर्वेशन दिया जाए या कोई भी एडिशनल फैसिलिटीज़ दी जाए? तो इन सब को हम देखेंगे, उसके बाद हम केस के डिटेल पे जाएंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत जिस चीज़ से होती है वो होती है प्रेम्बल से। प्रेम्बल हमें बोलता है, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं हाईलाइटेड वर्ड को पढ़ लेता हूँ। प्रेम्बल हमें क्या बोलता है कि हम इंडिया के लोग हम क्या सिक्योर करना चाहते हैं? सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, ऑल, नॉट टू पर्टिकुलर क्लास, मतलब ना तो केवल बैकवर्ड क्लास, ना तो केवल एससी, ना तो केवल एसटी, बल्कि सभी नागरिक को हम क्या सिक्योर करते हैं? जस्टिस सिक्योर करते हैं। सोशल तो करते ही हैं, पॉलिटिकल तो करते ही हैं, साथ ही साथ इकोनॉमिक जस्टिस भी देते हैं हम। इकोनॉमिक जस्टिस सिक्योर करने का हम प्लेज लेते हैं। अब इसी के बाद आते हैं आर्टिकल 15 पे। आर्टिकल 15 बोलता है कि किसी भी ग्राउंड पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो ये ग्राउंड्स हैं। उसी में आर्टिकल 15 का 4 बोलता है कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को या शेड्यूल कास्ट के लिए हम स्पेशल प्रोविज़न बनाया जा सकता है, उनके एडवांसमेंट के लिए बनाया जा सकता है। अब नया चेंज क्या आया है? 15(6), इसको 2019 में जोड़ा गया है, वही 103rd अमेंडमेंट एक्ट के साथ। इसमें क्या बोला गया कि इस आर्टिकल की कोई भी बात स्टेट को इस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के फ़ायदे के लिए स्पेशल प्रोविज़न बना सकती है। लेकिन यहाँ पे वर्ड्स यूज हुआ है इस चीज़ में, इस वाले क्लॉज में, जिनको क्लॉज 4 का फ़ायदा मिल रहा है और 5 का फ़ायदा मिल रहा है, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। मतलब 10% जो रिजर्वेशन वाला क्राइटेरिया है, लिमिट है, उसमें जो ऑलरेडी फ़ायदा मिल रहा है जिन लोगों को क्लॉज 4 में और क्लॉज 5 में, उनको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक, ऐसे इनके एडमिशन के लिए बना सकते हैं हम। एडमिशन के लिए 10% लिमिट सेट कर सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं। वही आर्टिकल 16 बात करता है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। यहाँ बात क्या हो रही थी? यहाँ एडमिशन की बात हो रही थी या स्कॉलरशिप, ऐसे समझ लो, ऐसी चीज़ों के बारे में बात हो रही थी। यहाँ क्या बात हो रही है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने का काम कौन सा करता है? आर्टिकल 16 करता है। तो आर्टिकल 16 की जो 4th क्लॉज है वो बोलता है कि इस आर्टिकल की कोई भी बात स्टेट को रिजर्वेशन देने से नहीं रुकेगी। किनको? बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन, मतलब ओबीसी, एससी, एसटीज, जो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, जो अब तक एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं हैं, उनको पब्लिक सर्विस में रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगी। वहीं पे क्लॉज 6 में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। यहाँ जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन की बात की गई थी, वहाँ वही चीज़ क्लॉज 6 में ऐड नहीं की गई है या उसे लिखा नहीं गया है। जाहिर सी बात है, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन अगर वो लिखते हैं, पार्लियामेंट लिखती, तो केवल उसी ग्राउंड पे उसे चैलेंज किया जा सकता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के लोग पहले से ही उनका एम्पल रिप्रेजेंटेशन है, अच्छा खासा रिप्रेजेंटेशन है पब्लिक सर्विस में। तो पार्लियामेंट ने इंटेंशनली इस चीज़ को ओमिट किया है यहाँ से। यहाँ क्या बोला गया है क्लॉज 6 में कि रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लॉज 4। मतलब जो मैक्सिमम 10% है वो अदर देन दोज मेंशन्ड इन क्लॉज 4, मतलब बैकवर्ड क्लास एंड SC ST को छोड़ के बाकी के 10% लोगों के लिए हम 10% मैक्सिमम रिजर्वेशन दे सकते हैं। बाकी के 10% कौन? मतलब
फॉरवर्ड क्लास के, जनरल कैटेगरी क्लास के जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं मतलब जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड हैं, जिनके पास स्टिपुलेटेड इनकम नहीं है, स्टिपुलेटेड लैंड होल्डिंग नहीं है, उन लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं, उन लोगों के लिए क्या स्टेट कर सकती है, 10% का मैक्सिमम रिजर्वेशन देगी। लेकिन इस 10% में जो ऑलरेडी 49.5% या कह लो 50% के जो रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैं, उनका इसमें हिस्सा नहीं रहेगा। उनको 10% वाले में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। तो पहले आप नोटिस करिएगा कि क्लॉज 4 और क्लॉज 6 में अंतर है। अब आते हैं हम आर्टिकल 38 के बारे में। अब आर्टिकल 38 डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करता है। इसमें स्टेट को ऑब्लिगेशन है, स्टेट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो वेलफेयर स्टेट बनाएगा। क्या बनाएगा? वेलफेयर स्टेट बनाएगा। और यहाँ पे प्रीएम्बल वाली चीज़ कॉपीड है कि हाँ जस्टिस देना हमें सोशल ही नहीं, पॉलिटिकल ही नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस भी देना है। तो जाहिर सी बात है इकोनॉमिक जस्टिस देने की बात तो आ ही रही है। ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है आर्टिकल 46 ही जो पार्लियामेंट ने बिल पास किया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो उसका स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस भी आर्टिकल 46 को मैंडेट को पूरा करने के लिए ही लाया गया था। आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि एजुकेशनल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट किसके शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब्स के और अदर वीकर सेक्शंस के लिए स्टेट क्या करेगी, ऐसे पॉलिसीज बनाएगी जिनके उनके इंटरेस्ट को प्रमोट किया जा सके। इसमें देखिएगा, ध्यान से पढ़िए ये लाइन, द स्टेट शैल प्रमोट विथ स्पेशल केयर एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शंस। किसका? वीकर सेक्शंस का। क्या यहाँ पे शेड्यूल कास्ट लिखा गया है? क्या यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स लिखा गया है? क्या यहाँ पे ओबीसी लिखा गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है। तो वीकर सेक्शंस जो है वो काफ़ी ब्रॉड है। यहाँ किसी एडजेक्टिव का यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ एडजेक्टिव का यूज़ नहीं हुआ है कि बैकवर्ड क्लास या ST SC ऐसा कुछ यूज़ नहीं हुआ है। तो ये काफ़ी ब्रॉड कैटेगरी है। और साथ ही साथ इन पर्टिकुलर ऐसा तो बोल दिया है इन्होंने, लेकिन खास ध्यान किसका रखा जाएगा? शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का। ठीक, अब ये हो गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न जो है उसके बारे में। अब हम आर्गूमेंट्स को, जो इश्यूज थे उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी व्यू क्या था, माइनॉरिटी व्यू क्या था, उसको देखेंगे। जैसे पहला इशू क्या था, क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया सोल बेसिस हो सकता है? सोल बेसिस हो सकता है रिजर्वेशन का? पहले तो सुनने में ही अटपटा लगता था, लेकिन 103rd अमेंडमेंट के बाद, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद इस चीज़ को पॉसिबल किया गया। अब उसी को लेके विवाद था। सबसे बड़ा विवाद कह लें इसे कि क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया ही रिजर्वेशन का बेसिस हो सकता है? तो यहाँ मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ने ऑलमोस्ट, मैंने क्यों शब्द यूज़ किया ऑलमोस्ट, कि आगे पता चलेगा कि मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ने ऑलमोस्ट सेम व्यू दिया है इस वाले इशू पे। दोनों का ऑलमोस्ट सेम व्यू है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। डिफरेंस उसी एस्पेक्ट में है कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया आर्टिकल 15 के लिए तो सही है, लेकिन आर्टिकल 16 के लिए गलत है। यही डिफरेंस है। बाकी मेजॉरिटी और माइनॉरिटी व्यू दोनों सेम है इस इशू पे। पहले कोर्ट ने क्या किया, ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया कि पर्पसिव या प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन को अपनाया है। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या है, लिविंग डॉक्यूमेंट है। अगर हम समय के साथ नहीं चलेंगे, समय के साथ प्रोग्रेसिव व्यू नहीं अपनाएंगे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, हमारे लिए ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए लिविंग डॉक्यूमेंट है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ऑनरेबल कोर्ट ने क्या किया है, प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन को अपनाया है। दूसरी बात क्या है कि कोर्ट ने आर्टिकल 38, आर्टिकल 46 और प्रीएम्बल को, इन तीनों के एम को देखते हुए ये बोला है कि ये जो अमेंडमेंट है ना, इकोनॉमिक बेसिस है रिजर्वेशन का, ये इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है। ये क्या करता है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया एज द बेसिस, इकोनॉमिक क्राइटेरिया जो रिजर्वेशन का बेसिस है, वो इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करता है। और साथ ही साथ क्या करता है, वो स्ट्रेंथन करता है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब हम जो पुअर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, पुअर स्टेटा ऑफ द सोसाइटी हैं, उसको अगर इकोनॉमिक
क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन दे रहे हैं तो वो चीज़ ख़राब नहीं है, वो चीज़ अच्छी है। वो क्या करता है, एक वेलफेयर स्टेट की तरफ बढ़ाता है हमें, वो सभी को इकोनॉमिक जस्टिस भी देता है, तो इस बिहाफ पे ये भी सही है। अब तीसरा पॉइंट क्या बोला उन्होंने कि आर्टिकल 46 जो है ना वो वेरी ब्रॉड है और वो एनी वीकर सेक्शन उसमें आ जाते हैं, कोई सा भी वीकर सेक्शन आ जाएगा उसमें, केवल एससी या एससी नहीं, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी, उसमें कोई सा भी वीकर सेक्शन आ जाएगा, भले ही वो वीकर सेक्शन फॉरवर्ड क्लास का क्यों ना हो। इसीलिए पार्लियामेंट ने क्या किया है, 10% का रिजर्वेशन किसको दिया है, जनरल कैटेगरी के पुअर सेक्शन ऑफ पब्लिक को दिया है। चौथी बात क्या बोली उन्होंने कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को भी एम्फेसाइज करता है। 10% EWS को रिजर्वेशन देना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को भी क्या करता है, एम्फेसाइज करता है, रीइंफोर्स करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस क्या मतलब, कहने का मतलब है कि एक ही चीज़ केवल उन्हीं के पास ना रहे जो शुरू से उसका फ़ायदा लेते आ रहे हैं, उस चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हो, जो लोग उस चीज़ को पाने में असक्षम हैं उन्हें सक्षम बनाया जाए। तो यही डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मोटा मोटा कंसेप्ट है। तो इन्होंने बोला कि इस कंसेप्ट के अनुरूप है वो, तो इसलिए वो बढ़िया है। फिर प्रेम्बल हमारा, मैंने शुरू में बता दिया, प्रेम्बल हमारा सारे सिटीजन्स के लिए है, तो इकोनॉमिक जस्टिस सारे सिटीजन्स को मिलेगा, ना कि केवल एससी को मिलेगा, ना कि केवल एसटी को मिलेगा, ना कि केवल ओबीसी को मिलेगा, वो सभी के लिए है, रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, पर्टिकुलर कास्ट के लिए नहीं है, सारे लोगों के लिए है। और 10% रिजर्वेशन देने से लिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे रिजर्वेशन देने से क्या होता है, रियल एंड सब्सटेंशियल इक्वालिटी भी हमारी बढ़ती है। रियल इक्वालिटी क्या होगी कि हम सच में लोगों के बीच इक्वालिटी लाना चाहते हैं। और साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सिन्हो कमीशन रिपोर्ट 2010 के रिपोर्ट को भी जांचा परखा। उसमें बोला गया था, जिसमें बोला गया था कि रिजर्वेशन का इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी बेसिस हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग, ये जाना कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी व्यू ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन माइनॉरिटी व्यू कहाँ डिफर करती है इस पॉइंट पे कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया सोल बेसिस होना चाहिए कि नहीं रिजर्वेशन का, वो डिफर करती है यहाँ पे। यहाँ क्या बोलते हैं ऑनरेबल जस्टिस भट्ट ऑन बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एंड ऑनरेबल CJ यू ललित, क्या बोलते हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया अलोन कैन नॉट बी बेसिस ऑफ रिजर्वेशन अंडर आर्टिकल 16। आर्टिकल 15 में वैलिड है, आर्टिकल 15 में वो सोल बेसिस ऑफ रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन आर्टिकल 16 में ऐसा नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो देखिए इसे समझिएगा। अगर मान लीजिए हम 10% जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन फिक्स कर दे रहे हैं, तो ये क्या हो गया, 16(4) में क्या यूज हुआ है शब्द, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन। तो बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन का मेन पर्पस क्या था, पोस्ट में जुडिशियल सर्विस पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्व कैटेगरी के लिए मेन पर्पस क्या था, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन देना। तो अगर आप 10% जनरल कैटेगरी के लिए फिक्स कर दे रहे हो, फिर तो जो एडुकेट रिप्रेजेंटेशन का जो बैलेंस है वो अपने आप बिगड़ जाएगा, वो तो अपने आप बिगड़ जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले से वो लोग एम्पली रिप्रेजेंटेड थे, अब तुम 10% करके उस बैलेंस को आप क्या कर रहे हैं, एडिशनल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। मतलब आप जनरल कैटेगरी के लोगों को एडिशनल रिप्रेजेंटेशन देने का मौका दे रहे हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, आर्टिकल 16 में जो बात कही गई है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होना चाहिए, उस अपॉर्चुनिटी का वायलेशन होता है, उस राइट टू इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का वायलेशन होता है। जैसे एग्जांपल समझते हैं, मान लीजिए 100 सीट्स हैं। अब ओबीसी का एग्जांपल लेते हैं कि 27% एज पर प्रेजेंट सिनेरियो 27% क्या है, ओबीसी के लिए रिजर्व्ड है, 50% सभी के लिए ओपन है, सभी के लिए खुला है, जनरल भी जा सकते हैं इसमें, रिजर्व भी जा सकते हैं। अब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले क्या होता कि ओबीसी के पास कितना मौका है, ओबीसी के पास कितने परसेंट में मौका है जाने का, 77%। कैसे, 27% तो उनका खुद का, 50% कौन सा, ये वाला जो सभी के लिए खुला है। अब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद क्या है ओबीसी के पास मौका, 27% खुद का तो है, वो उसको डिस्टर्ब नहीं किया गया, लेकिन इस 50% में से 10% को घटा दिया गया है। क्यों, अब ये 10% केवल जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए रहेगा, तो यहाँ पे 40% ही बचा है। तो अब इनके पास टोटल कितना है, 67%।
-10%। तो अब क्या किया गया, 16(4) का जो एम था, हमारा 16(4) का क्या एम था, 16(4) में क्या बोलता है कि बैकवर्ड क्लास के लिए एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन देने के लिए रिजर्वेशन होगा। वही पार्लियामेंट क्या कर रही है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उस एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के एम को, उस 16(4) के एम को 16(6) के मैंडेट से वायलेट किया जा रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एडिशनल रिप्रेजेंटेशन देके, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को एडिशनल रिप्रेजेंटेशन देके 16(4) के मैंडेट को वायलेट किया जा रहा है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गई। अब यहाँ पे 10% जो घटाया जा रहा है ना, 10% जो बैकवर्ड क्लास से घटाया जा रहा है, SC ST या जो रिजर्व कैटेगरी से घटाया जा रहा है, वो इसलिए घटाया जा रहा है ताकि वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, भले ही वो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट से जो 10% में फॉल करते हैं उनसे पुअर हैं, उनसे भी ज़्यादा पुअर हैं। बात समझिएगा, यहाँ 10% तो घटा ही रहे हैं। कोर्ट ने ये बोला कि आप 10% तो घटा ही रहे हैं, लेकिन 10% आप उनका एक घटा रहे हैं जो ऑलरेडी बैकवर्ड, इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं। उनकी गलती बस ये है कि वो बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, भले ही वो जनरल कैटेगरी के बच्चों से ज़्यादा पुअर हों, भले ही वो जनरल कैटेगरी के बच्चों से ज़्यादा पुअर हों। तो एक तरह से पार्लियामेंट क्या कर रही है, डबल स्टैंडर्ड्स अपना रही है। डबल स्टैंडर्ड क्यों बोला मैंने, कोर्ट ने क्यों बोला ऐसा, क्योंकि 16(4) में बात की गई है रिप्रेजेंटेशन रिलेवेंट फैक्टर है। यहाँ रिजर्वेशन देने का मेन पर्पस क्या है कि पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग का एडुकेट रिप्रेजेंटेशन हो सके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पे। लेकिन वहीं 16(6) में रिप्रेजेंटेशन को बिल्कुल पूरी तरह ख़त्म कर दिया जा रहा है, रिप्रेजेंटेशन शब्द को ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए कोर्ट ने फाइनली ये बोला है कि EWS रिजर्वेशन इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, मतलब आर्टिकल 16 में EWS रिजर्वेशन देना ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक क्राइटेरिया वायलेट्स क्या करता है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी को वायलेट करता है। बाकी हर हिसाब से इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन बी सोल बेसिस ऑफ रिजर्वेशन। अब आ जाते हैं जो दूसरा आर्गूमेंट रेज किया गया था और जिसको कंप्रीहेंसिवली डील नहीं किया है कोर्ट ने, वो ये था कि एक पिटिशनर का आर्गूमेंट ये था कि EWS के लोग अराउंड 5% हैं, जो EWS कैटेगरी में जो लोग फॉल होंगे वो 5% हैं, और उनको आप मैक्सिमम 10% का रिजर्वेशन दे रहे हैं। मतलब पॉपुलेशन काफ़ी कम है और रिजर्वेशन उसका दुगना दे रहे हैं। एक तरह से 5% पॉपुलेशन है और दे रहे हैं रिजर्वेशन कितना, मैक्सिमम 10%। और तो ऐसा करना पूरी तरह से आर्बिट्रेरी है। तो ऑनरेबल जस्टिसेस ने इसका डिस्कशन नहीं किया है, हालांकि ये पॉइंट किसी और पॉइंट में कवर हो गया होगा, लेकिन डायरेक्ट डिस्कशन इस पॉइंट पे नहीं है। लेकिन जस्टिस भट्ट ने इसे इनडायरेक्टली आंसर किया है और उसे हम देखेंगे आगे कि कैसे जस्टिस भट्ट ने इसका आंसर किया है इनडायरेक्टली 82% रिजर्वेशन से और बाकी की चीज़ों से कैसे उन्होंने इस चीज़ का आंसर किया है। अब डायरेक्टली आते हैं हम थर्ड इशू पे कि 50% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन हो सकता है क्या, 50% से भी ज़्यादा रिजर्वेशन दिया जा सकता है क्या। तो मेजॉरिटी क्या बोल रही है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इंदिरा सोहानी के केस में, सोहानी 1993 इंदिरा सोहानी के केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी ग्रेटर देन 50%, कैन नॉट एक्सीड 50%। तो यहाँ पे मेजॉरिटी व्यू ने क्या बोला है, हालांकि अब यहाँ देखिए 103rd से क्या हो गया है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या हो गया है, पहले से 50% रिजर्वेशन तो था ही, प्लस 10% एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दिया जा रहा है, टोटल कितना हो गया 60%। तो इसी को लेके इशू था, ये था कि क्या उस 50% के सीलिंग जो सबसे ऊपर वाली लिमिट थी उसको ब्रिज करके अब 60% रिजर्वेशन दिया जा सकता है क्या। तो मेजॉरिटी जजेस ने क्या बोला है कि 50% जो मैक्सिमम लिमिट थी, जो सीलिंग था, जो कैप था, वो रिजिड रूल नहीं है, वो फ्लेक्सिबल रूल है, वो कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप कभी भी हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में उसे चेंज किया जा सकता है। और दूसरी बात इन्होंने क्या बोली कि चलो एक बार को मान लेते हैं कि वो रिजिड ही था, उस केस में भी जो 50% का जो लिमिट था ना, वो केवल बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर लगता है। क्यों ऐसा कहा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि उस समय जो हमारा अभी डिस्कस हो रहा है 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो भी डिस्कस हो रहा है,
इससे रिलेटेड, इकोनॉमिक क्राइटेरिया से रिलेटेड कोई भी इशू इन्वॉल्व नहीं था। तो वो किस पे अप्लीकेबल है वो चीज़? अगर वो अप्लीकेबल है भी, रिजिड रूल मानते भी हो, तो किसके लिए रिजिड है? वो रिजिड है बैकवर्ड क्लास, मतलब वहाँ 50% से ज़्यादा नहीं जा सकते। लेकिन ये जनरल कैटेगरी को रिजर्वेशन देने के लिए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया एज ए बेस बनाने के लिए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया को बेस बनाने के लिए उस पर कोई लिमिट नहीं है। वही माइनॉरिटी ने क्या बोला? माइनॉरिटी ने पहले तो इस इशू को फाइनली डिसाइड नहीं किया है, इस इशू को ओपन रखा है, लेकिन उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशन दिया है। क्या बोला उन्होंने? माइनॉरिटी जजेस ने क्या बोला है कि इस मैक्सिमम लिमिट को ब्रीच करने से क्या होगा? कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा। क्या होगा? कंपार्टमेंटलाइजेशन होगा। इसका मतलब क्या है? अब लोग प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन मांगने की कोशिश करेंगे। प्रोपोर्शनल रिजर्वेशन क्या? अब ओबीसी ये बोल सकते हैं कि हमारी पॉपुलेशन अगर लेट्स से 50% है, ओबीसी ये बोलते हैं, पूरे देश की ओबीसी ये बोलने लगे कि हमारी पॉपुलेशन 50% है, 50% है, तो हमें 50% रिजर्वेशन मिलना चाहिए केवल ओबीसी को। वहीं एससी बोलेंगे कि हमारी पॉपुलेशन मान लो 17% है, तो हमें 17% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो लोग क्या करने लगेंगे? हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमें हमारा इतना शेयर मिलना चाहिए रिजर्वेशन में। तो उससे क्या होगा? कंपार्टमेंटलाइजेशन बढ़ेगा। जो कास्टलेस सोसाइटी का जो ड्रीम था, जो हमारा B.R. अम्बेडकर का जो ड्रीम था, कास्टलेस सोसाइटी का जो ड्रीम था, वो बढ़िया होने के बजाय और बिगड़ता चला जाएगा। कास्टलेस सोसाइटी ना बनने के बजाय पूरी तरह से जातिवाद समाज बन जाएगा हमारा। तो इसलिए 50% को ब्रीच उन्होंने सही नहीं माना, हालांकि इन्होंने इस क्वेश्चन को डिसाइड नहीं किया है पूरी तरह से। अब आ जाते हैं फोर्थ इशू पे, जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू है। इसमें बोला गया है कि EWS रिजर्वेशन है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, तो क्रक्स में जान लीजिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं। जैसे हमारी बॉडी के कुछ काफ़ी इसेंशियल फीचर्स होते हैं, जैसे हार्ट, किडनी। अब हार्ट ना रहे तो हमारा शरीर काम ही नहीं कर सकता, दिमाग ना रहे तो हमारा शरीर काम ही नहीं कर सकता, हाथ ना रहे, अगर हैंड ना रहे तो हमारा शरीर काम से कर सकता है, हम जीवित रह सकते हैं। लेकिन अगर हार्ट ही ना रहे तो हम जिंदा नहीं रह सकते। उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ इसेंशियल फीचर्स हैं, जैसे इक्वालिटी, जैसे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो इसेंशियल हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इसेंशियल हैं। अगर ये फीचर्स ही नहीं रहेंगे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की खुद की आइडेंटिटी बचेगी ही नहीं। तो इन्हीं इसेंशियल फीचर्स को मिला के जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, बुनियादी ढांचा बोलते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बुनियादी ढांचा होता है वो। अगर बुनियाद ही बिगड़ गई तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही गिर जाएगा। तो इसीलिए यहाँ इशू क्या था कि EWS रिजर्वेशन वायलेट्स बेसिक स्ट्रक्चर। अब आप हर जगह सुन रहे होंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। बेसिक स्ट्रक्चर को कैसे वायलेट करता है? इसलिए वायलेट करता है, अभी ये पिटिशनर का आर्गुमेंट था, कोर्ट ने तो कुछ और कहा है। पिटिशनर का आर्गुमेंट क्या था कि ये बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि ये इक्वलिटी कोड को वायलेट करता है। अरे इक्वलिटी कोड क्या है? तो सिंपल सी बात जान लीजिए कि आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, और उसके भाई जो हैं 15, 16, 17, ये सारे आर्टिकल्स मिलके क्या बनाते हैं? हमारा एक इक्वलिटी कोड बनाते हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि एक अम्ब्रेला आर्टिकल बना देते हैं जिसमें इक्वलिटी ही मेन प्रिंसिपल होता है। तो इस इक्वलिटी कोड को वायलेट किया है। अब इक्वलिटी कोड को कैसे वायलेट किया है? पिटिशनर्स क्या बोल रहे हैं कि हमको उस 10% रिजर्वेशन में से, उस 10% के रिजर्वेशन में से एक्सक्लूड किया गया है। हमको उस 10% के रिजर्वेशन में से एक्सक्लूड किया गया है, हमें एक्सक्लूड कर दिया गया है, हमें बाहर निकाल दिया गया उस 10% के रिजर्वेशन में से। तो चूँकि हमको बाहर निकाला गया है, और वो बाहर निकालना चाहना कोई रीजनेबल क्लासिफिकेशन की वजह से नहीं हुआ है, कोई प्रॉपर रीजनिंग दे के नहीं हुआ है, तो इसलिए वो इक्वलिटी कोड को वायलेट किया जा रहा है। अब इक्वलिटी, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी इज ए बेसिक इसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, चूँकि राइट टू इक्वलिटी हमारा क्या है?
बहुत ही इसेंशियल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर राइट टू इक्वलिटी रहेगा ही नहीं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का मेन पर्पस रहेगा ही नहीं। तो राइट टू इक्वलिटी वायलेट हुआ है, इसलिए हमारा बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट हुआ है। अब इस पर कोर्ट क्या बोलती है, पहले जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किस बेसिस पे किया जा सकता है। दो बेसिस हैं जनरली, दो तरीके से चैलेंज किया जा सकता है कि आर्टिकल 368 में जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का वो पूरा नहीं हुआ है। इसमें ये चीज़ तो है ही नहीं। इसमें मतलब 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इस चीज़ पे कोई विवाद है ही नहीं, मतलब इस चीज़ को तो पूरा किया ही गया है। विवाद है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। तो जब तक कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, तब तक कोर्ट उसे इनवैलिड नहीं करार दे सकता, तब तक कोर्ट उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं बोलेगा। ठीक है, तो अब मेजॉरिटी व्यू क्या है यहाँ पे? मेजॉरिटी व्यू क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा करने से 10% रिजर्वेशन देने से 10% रिजर्वेशन देने से बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं हुआ है। कैसे नहीं हुआ है? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो मॉडरेटली अब्रीज करता है या अल्टर करता है इक्वलिटी प्रिंसिपल को। मतलब अगर इक्वलिटी प्रिंसिपल है कोई, इक्वलिटी प्रिंसिपल क्या है कि हमें हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, हमें आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर नहीं करना है, आर्बिट्रेरी लॉ नहीं बनाने हैं। तो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ज़्यादा थोड़ा मोड़ा अल्टरेशन हुआ है, उसका पूरी तरह से इक्वलिटी क्लॉज का खात्मा नहीं हो गया है। तो जो वायलेशन है, मान लीजिए अगर वायलेशन आप कह भी रहे हैं, अगर पिटिशनर्स जो बात बोल रहे हैं कि इक्वलिटी क्लॉज इक्वलिटी राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन हुआ है, वो वायलेशन मिनिमल है, शॉकिंग नहीं है। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तब इनवैलिड किया जाता है जब वो शॉकिंग हो, मतलब वो प्राइमा फेसी आर्बिट्रेरी हो, तभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इनवैलिडेट किया गया है। जो कि यहाँ पे 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारा प्राइमा फेसी या शॉकिंगली इन वायलेशन ऑफ इक्वलिटी प्रिंसिपल नहीं है, तो कोई भी इक्वलिटी कोड का वायलेशन नहीं हुआ है। और चूंकि इक्वलिटी कोड का वायलेशन नहीं हुआ है, इसीलिए बेसिक स्ट्रक्चर का भी वायलेशन नहीं हुआ है। मेजॉरिटी ने एक और बात कही कि क्लासिफिकेशन जो है इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे बैकवर्ड क्लासेस को हटा के, मतलब जो 16(4) में आर्टिकल 16(4) में जो 10% रिजर्वेशन देने की बात की गई है, और उस रिजर्वेशन में से जो बैकवर्ड क्लास SC और ST को निकाला गया है, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है। वो क्लासिफिकेशन क्या है? रीजनेबल है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ऐसा करने से क्या बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, 10% रिजर्वेशन पूरी तरह से जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को देने से क्या होता है? फुल एक इफेक्ट ऑफ इकोनॉमिक एस्पेक्ट का फुल इफेक्ट पड़ता है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के रिजर्वेशन को पूरा प्रभाव मिलता है। साथ ही साथ क्या है कि जो 50% रिजर्व कोटा है ना, उसको तो हमने घटाया ही नहीं है। कोर्ट क्या बोलती है यहाँ पे, मेजॉरिटी जजमेंट क्या बोलता है कि जो 50% ऑलरेडी जो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको तो हमने छेड़ा ही नहीं है। मतलब उस 50% में तो कोई कटौती हुई ही नहीं है, उसके एडिशन में 10% दिया जा रहा है, इनका हक नहीं मारा जा रहा। तो EWS 103rd से इनका हक नहीं मारा जा रहा, इसलिए EWS रिजर्वेशन सही है। तीसरा पॉइंट उन्होंने क्या बोला कि एक रीजनेबल क्लासिफिकेशन है EWS और बैकवर्ड क्लास के बीच में। रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? कोर्ट ने क्या बोला कि पहले से बैकवर्ड क्लास के लोगों को रिजर्वेशन मिलता आ रहा है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास के सोशल एंड एजुकेशनली पिछड़ा होने के चलते, बैकवर्ड होने के चलते। वहीं पे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। अब ऐसा क्या किया गया है? तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने के लिए जो लोग एक स्थिति में थे, जो लोग एक सिचुएशन में थे, वो सिचुएशन क्या है कि सारे लोग, वो लोग गरीब हैं, जो लोग गरीब हैं जनरल कैटेगरी में, उनको हम रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो उन्होंने बाइफरकेट किया है, जनरल कैटेगरी में भी लोगों को बाइफरकेट किया है, एक क्लासिफिकेशन बनाया है, और उस क्लासिफिकेशन को रीजनेबल पर्पस के साथ अचीव करने की कोशिश की गई है, इसीलिए वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है।
और एक पॉइंट क्या बोला, बोले सुप्रीम कोर्ट ने, अब बैकवर्ड क्लास SC ST को जो ऑलरेडी 50% रिजर्वेशन जिन्हें मिल रहा है, उनको हम 10% वाले में भी रिजर्वेशन देके उनको डबल बेनिफिट नहीं देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला यहाँ पे कि उन्हें तो 50% मिल रहा है, अब इस 10% में से तुम उनको, अब वो अगर इसमें से भी क्लेम करने लगेंगे तो ऐसा माना जाएगा कि उन्हें डबल बेनिफिट मिल रहा है, इसलिए उन्हें डबल बेनिफिट नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो 15(4) और 16(4) में ऑलरेडी इस बेनिफिट को, ऑलरेडी रिजर्वेशन के बेनिफिट को अवेल कर रहे हैं, को हासिल कर रहे हैं। वहीं पे माइनॉरिटी व्यू ने क्या बोला है यहाँ पे, अब इस इशू पे सबसे ज़्यादा डिफरेंस था माइनॉरिटी व्यू को। ऑनरेबल जस्टिस भट्ट ने और ऑनरेबल जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया UU ललित ने इस वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा डिफर किया है। यहाँ क्या बोल रहा है माइनॉरिटी जजमेंट ने कि EWS रिजर्वेशन तुम दे रहे हो जिसमें इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन जो जिस हिसाब से तुम इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जिस हिसाब से तुम EWS रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हो, वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। क्यों करता है? क्योंकि इस इम्प्लीमेंटेशन के प्रोसेस में, इस 10% रिजर्वेशन देने के प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, पार्लियामेंट क्या कर रही है, स्टेट क्या कर रहा है, बैकवर्ड क्लास के लोगों को एक्सक्लूड कर रहा है। तो ये एक्सक्लूड कर रहा है विदाउट एनी इंटेलिजिबल डिफरेंस, या बिना किसी अच्छे रीजंस को दिए, अगर आसान भाषा में बोला जाए कि बिना किसी अच्छे रीजन को दिए आप इन लोगों को एक्सक्लूड कर रहे हो इस 10% में से, इसलिए ये इक्वलिटी क्लॉज को वायलेट करता है। और चूंकि राइट टू इक्वलिटी इज वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देयरफॉर इट वायलेट्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात क्या बोला गया है यहाँ पे कि इक्वलिटी क्या है, इक्वलिटी मतलब क्या है कि लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर वर्क करता है, लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन ना होना चाहिए। लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन ना कहने का मतलब है जो लोग सिमिलरली सिचुएटेड हैं, जो लोग सिमिलरली एक इन्वायरमेंट में हैं, उन लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात बोली गई है। तो और वैसे भी कोर्ट ने क्या बोला कि वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट के ऊपर या स्टेट के ऊपर इंजंक्शन है, मतलब स्टेट को रोका गया है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल 15 और 17 में ये साफ साफ बोला गया है कि आपको कम से कम SC शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे EWS रिजर्वेशन ने क्या किया है, साफ तौर पे इनको एक्सक्लूड करके इस जो इंजंक्शन था, जो पार्लियामेंट और स्टेट के ऊपर जो आदेश था, जो इंजंक्शन लगा था कि आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, वो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्या किया गया है, उसको पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो इसलिए भी ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, इनवैलिड है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर एक लाइन बोली थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ क्लासिफिकेशन का यूज काफ़ी अच्छा सर्वेंट है, यूज़फुल सर्वेंट है। यूज़फुल सर्वेंट का मतलब है अगर ज़रूरत है तो उस चीज़ का हम यूज अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप इसका यूज ऐसे मत करने लगे कि ये डेंजरस मास्टर बन जाए। एक लाइन थी, मैंने यहाँ ऐड कर ली, यहाँ ज़रूरी नहीं था बोलना, लेकिन थोड़ी सी अलग लगी मुझे ये लाइन, तो ये यहाँ मैंने ये चीज़ लिख दी है। अब आते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने फिर फर्दर कंटिन्यू कर रहा है इस चीज़ को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो EWS रिजर्वेशन, जो EWS का जो रिजर्वेशन है उसका बेसिस क्या है, इकोनॉमिक ड्राइविटी, मतलब इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा कम है। और यहाँ पे जो, एक मिनट, हाँ देखिए क्या है यह चीज़। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, माइनॉरिटी जजेस ने क्या बोला है, 2 जजेस बेंच ने क्या बोला है, 2 जस्टिस ने क्या बोला है यहाँ पे कि EWS रिजर्वेशन का बेसिस क्या है, EWS रिजर्वेशन का बेसिस क्या है, रुपया है। यहाँ पे EWS रिजर्वेशन जो 16(4) है, और 16(6) है, और जो 15(6) है, उसमें हम EWS रिजर्वेशन का क्या बेसिस रख रहे हैं, पैसा इन द सेंस इकोनॉमिक डिप्रिविटी, वो कितने इकोनॉमिकली कितने वीकर हैं, हम खाली वो चीज़ देख रहे हैं।
इस क्लॉज में, इन क्लॉजेज में, आर्टिकल 16(6) में और 15(6) में हम कास्ट को फैक्टर नहीं मान रहे हैं, सोशल बैकवर्डनेस नाम की चीज़ को हम नहीं देख रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि अगर आप 16(6) में, 15(6) में केवल हम इकोनॉमिक डिप्रिविटी को देख रहे हैं, इकोनॉमिक डिप्रिवेशन को देख रहे हैं, पॉवर्टी को देख रहे हैं, और सोशल बैकवर्डनेस या कास्ट फैक्टर हम नहीं देख रहे हैं, तो आप किस बेसिस पे SC ST OBC के गरीबों को 16(6) से अलग कर रहे हैं? ध्यान से समझिएगा। ऑनरेबल जस्टिस भट्ट क्या बोलते हैं कि EWS रिजर्वेशन को देने के लिए मेन बेसिस क्या है कि वो गरीब हैं, वो काफ़ी गरीब हैं और उस गरीबी के अभाव के चक्कर में वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। मेन बेसिस ये है। तो आर्टिकल 16(6) में केवल एक बेसिस क्या है? रुपया, पैसा। अब उनका सोशल बैकग्राउंड क्या है, वो समाज में दलित हैं या OBC हैं या क्या है, उससे मतलब नहीं है। उनकी जाति क्या है, इससे मतलब नहीं है 16(6) में। एक तरफ तो आप ये बोल रहे हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि एक तरफ पार्लियामेंट ये बोल रही है कि 16(6) में केवल पैसा ही बेसिस है, वहीं दूसरी तरफ पार्लियामेंट क्या कर रही है कि SC ST OBC को केवल इसलिए निकाल रही है, उनमें जो गरीब लोग हैं उनको 10% का फ़ायदा केवल इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो SC ST OBC से बिलोंग करते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरा रूप क्यों अपना रही है पार्लियामेंट? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को हाईलाइट किया है। ठीक, सारी बातें यहीं पे है। तो यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि अगर तुम्हारा 16(6) का एम, अगर EWS रिजर्वेशन का एम इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना ही है, जो कि हमने शुरू में ही डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक जस्टिस ही देना 16(6) का EWS रिजर्वेशन का एम है, तो इकोनॉमिक जस्टिस देने के लिए आखिर तुम इन इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड कैटेगरीज के, मतलब SC ST और OBC के इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड कैटेगरी के लोगों को क्यों शामिल नहीं कर रहे हो, उन्हें क्यों शामिल नहीं कर रहे हो? तो इसका मतलब जो तुम्हारा एम है उसके लिए तुम इंटेलिजिबल डिफरेंशिया आप नहीं अपना रहे हो, ना ही तुम कोई रेशनल नेक्सस दिखा रहे हो अपने ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब कहने का मतलब है कि तुमने जो क्लासिफिकेशन किया है ना, वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, इक्वलिटी के लिए, राइट टू इक्वलिटी के लिए अगर आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी प्रिंसिपल बना रहे हैं, आप कोई डिस्क्रिमिनेटरी रूल बना रहे हैं, तो उसके लिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन होना चाहिए। मतलब क्लासिफिकेशन करो, एक लोगों को दूसरे लोगों से बांटो, मतलब कहने का मतलब वो विभाजन करना नहीं, मतलब एक लॉ को किसी पर्टिकुलर लोगों पे ही अप्लाई करो, लेकिन उसको अप्लाई करने का जो बेसिस हो ना, वो अच्छा बेसिस होना चाहिए, वो रीज़न, उसकी जो रीजनिंग होनी चाहिए वो अच्छी होनी चाहिए, उसका क्लासिफिकेशन जो है, वर्गीकरण है, वो रीजन्स के साथ सपोर्ट होना चाहिए। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक, क्योंकि तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या है? पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, लेकिन तुम यहाँ पे SC ST और OBC के गरीबों को 10% में से वंचित रख रहे हो, 10% का रिजर्वेशन का फ़ायदा नहीं दे रहे हो, ताकि तुम कैसे अचीव कर रहे हो अपनी पॉवर्टी इकोनॉमिक जस्टिस के एम को? ठीक, मोर सो क्या बोला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि मोर सो SC ST OBC आर अवेलिंग रिजर्वेशन, जो ऑलरेडी वो फ़ायदा ले रहे हो, SC ST OBC वो जो ऑलरेडी फ़ायदा ले रहे हैं, वो सेंचुरीज ओल्ड डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे ले रहे हैं, जो कि आज भी प्रेजेंट है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसका डिस्कशन इसलिए किया क्योंकि कई पिटिशनर्स, कई लोग ये बोल रहे थे कि उनको डबल फ़ायदा नहीं दिया सकता। तो ऑनरेबल कोर्ट क्या बोल रही है, वो फ़ायदा नहीं है, वो तो उनका एक तरह से कह दो कि राइट है, वो मतलब उनका वो इंटाइटल्ड है। स्टेट इज अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड रिजर्वेशन ड्यू टू द सोशल स्टिग्मा दे फेस्ड ओवर ए पीरियड ऑफ सेंचुरी। ठीक, फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या साइड किया? सिन्हो कमीशन रिपोर्ट, जो 2010 की सिन्हो कमीशन की रिपोर्ट थी, जो इसलिए बनाई गई थी कि क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिस हो सकता है रिजर्वेशन का कि नहीं। तो उस रिपोर्ट को भी ऑनरेबल माइनॉरिटी जजेस ने जांचा परखा है और ये बताया है कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, उसमें कितने लोग फॉल करते हैं, किस कैटेगरी से कितने लोग हैं। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप इकोनॉमिकली, अगर रुपया देख के ही, अगर पैसा देख के ही हम क्लासिफिकेशन करना चाहते हैं तो डेटा के साथ करते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है? चलो हम डेटा देखते हैं। डेटा में क्या है कि बिलो पॉवर्टी लाइन में टोटल ST में से 48.4% लोग
बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। एसटी में ऑलमोस्ट 50% लोग हैं बिलो पॉवर्टी लाइन में। वहीं शेड्यूल कास्ट में टोटल पॉपुलेशन का 38% पॉपुलेशन क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन में आता है। वहीं ओबीसी का 33% पॉपुलेशन आता है। वहीं जनरल कैटेगरी का 18% पॉपुलेशन आता है। 18.2% पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो अगर तुम्हारा एम यही है कि इकोनॉमिक जस्टिस दिया जाए, पैसे को देख के रिजर्वेशन दिया जाए, तो इनसे ज़्यादा गरीब तो इनमें हैं। मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों में से ज़्यादा गरीब लोग तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी में आते हैं। तो आखिर तुम किस बेसिस पे उन्हें एक्सक्लूड कर रहे हो? ये बोला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि दिस मीन्स दैट ऑल्दो बैकवर्ड क्लास इज मोर डिजर्विंग, मतलब भले ही बैकवर्ड क्लास क्या है, मोर डिजर्विंग है फॉरवर्ड क्लास से। क्यों? पॉवर्टी के मामले में, गरीबी के मामले में देखा जाए कि तो ये एसटी, ओबीसी और एससी के लोग ज़्यादा डिजर्विंग, इनको ज़्यादा फ़ायदा मिलना चाहिए इकोनॉमिक क्राइटेरिया बेसिस का, रिजर्वेशन का फ़ायदा इनको ज़्यादा मिलना चाहिए, इकोनॉमिक क्राइटेरिया देख रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया है, वो फ़ायदा इनको ना देके टोटली जनरल कैटेगरी के लोगों को दे दिया है, भले ही इनमें गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा करना विदाउट एनी जस्टिफिकेशन है, इसलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन है नहीं। अब इसे इंस्टेंस एक एग्जांपल से समझते हैं। अब मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन है। मान लीजिए शेड्यूल कास्ट के लिए 15% रिजर्वेशन है। अब मान लीजिए टोटल 15% सीट फिल्ड हो जाती हैं, मान लीजिए टोटल 15% सीट्स फिल्ड हो जा रहे हैं पर्टिकुलर ईयर में। तो इसका मतलब ये नहीं कि उनमें से सारे गरीबों को, जो उनमें से सब, जो मान लीजिए 15% रिजर्वेशन फिक्स है एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। अब मान लीजिए ये रिजर्वेशन दे दिया गया, ये 15% सीट्स फिल हो गई हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इस 15% में जो शेड्यूल कास्ट के बाकी गरीब लोग हैं उनको भी फ़ायदा मिला हो। तो आखिर तुम उनको एक्सक्लूड क्यों कर रहे हो? ऐसा भी तो हो सकता है कि इनमें जो गरीब लोग रह गए, गरीब लोग हैं शेड्यूल कास्ट में, जो गरीब लोग हैं वो अभी भी उनको फ़ायदा नहीं मिला है रिजर्वेशन का, तो इनको भी आपको 10% में लागू करना चाहिए। इनको क्यों एक्सक्लूड किया आपने? ठीक। ऊपर से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि टोटल एससी, एसटी, ओबीसी की पॉपुलेशन 82% है, इसमें ज़्यादा गरीब हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम फॉल बिलो पॉवर्टी लाइन, and you are still excluding them from the 10% reservation, that is manifestly arbitrary, and if it is arbitrary then that is sole ground of, अगर कोई चीज़ arbitrary है तो वो केवल एकमात्र एक ग्राउंड बन सकता है इक्वलिटी कोड के वायलेशन का, और इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के वायलेशन का। तो एक तरफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रही है कि एक तरफ आप पॉवर्टी को बेस मान रहे हैं, एक तरफ आप पॉवर्टी को, मतलब जनरल कैटेगरी के लोगों को फ़ायदा देने के लिए आप पॉवर्टी को इंडिकेटर मानते हैं, पॉवर्टी को एक रिलेवेंट फैक्टर मानते हैं, लेकिन उसी 10% में रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, जो ऑलरेडी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं, उनको निकालने के लिए आप पॉवर्टी को कंसिडरेशन नहीं मानते हैं। उसमें क्या कंसिडरेशन मानते हैं? क्योंकि वो पर्टिकुलर सोशल क्लास से आते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला। अब यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि इवन आर्टिकल 46 क्या इवन आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि ये स्टेट को रिमाइंड करता है कि आपको एससी, एसटी के इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड नहीं करना है। लेकिन ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन क्या करता है? यहाँ पे इनके इंटरेस्ट को डिसरिगार्ड करता है। क्यों ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला? क्योंकि आर्टिकल 46 में ये हुआ है, इन पर्टिकुलर द स्टेट शैल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन पर्टिकुलर, मतलब इन पे तो विशेष ध्यान देना ही है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन ने क्या किया है? इन पे ध्यान देने के बजाय इनको बाहर ढकेल फेंका है। तो और जो दूसरा आर्गुमेंट था पिटिशनर का कि दोनों उस 10% में रिजर्वेशन देके, उस 50% में रिजर्वेशन जो लोग मिल रहा है जिन लोगों को, उसमें 10% रिजर्वेशन देंगे तो डबल बेनिफिट कहलाएगा एक तरह से। तो इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने माइनॉरिटी जजमेंट ने क्या बोला है कि जो तुम जो 50% रिजर्वेशन दे रहे हो उन लोगों को, वो कोई बेनिफिट नहीं है, वो नेसेसिटी है तुम्हारी देनी। वो नेसेसिटी है क्योंकि वो सोशल स्टिग्मा का शिकार हुए थे। वहीं 15(6) और 16(6) में जब आप इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे रिजर्वेशन दे रहे हैं तो इनमें भी उनका हक होना चाहिए। अब माइनॉरिटी का कंक्लूजन क्या है? माइनॉरिटी जजेस ने क्या बोला है कि 15(6) अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए है क्योंकि यहाँ एक्सक्लूजन एससी, एसटी, ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है 10% में से, इसलिए डिस्क्रिमिनेटरी है और इसलिए इक्वलिटी का वायलेशन हुआ है।
वहीं 16(6) को 2 ग्राउंड पे वायलेट किया है। 16(6) को दो ग्राउंड पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। 16(6) को 2 ग्राउंड पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया है। पहला ग्राउंड क्या है? सेम 15(6) वाला ग्राउंड, ये वाला ग्राउंड पहला ग्राउंड है। दूसरा ग्राउंड क्या बोला गया है कि आर्टिकल 16 का जो होल इम्फेसिस है, जो पूरा जोर है आर्टिकल 16 का, वो रिप्रेजेंटेशन के ऊपर है। रिजर्वेशन क्यों दिया जा रहा है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में? कि लोग एडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो, हर तबके के लोग रिप्रेजेंटेशन मिल सके, उन लोगों को एडुकेट रिप्रेजेंटेशन मिल सके। जब पूरी आर्टिकल 16 को हम ओवरऑल होलिस्टिक तरीके से पढ़ेंगे, होलिस्टिक ओवरव्यू लेंगे, तो आर्टिकल 16 का एम क्या है? रिप्रेजेंटेशन देना। और चूंकि सिंस फॉरवर्ड क्लास के कैंडिडेट्स ऑलरेडी एम्पली रिप्रेजेंटेड हैं, उनको आप एडिशनल रिप्रेजेंटेशन देके आप क्या कर रहे हैं? उस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस को हम वायलेट कर रहे हैं। ठीक, अब फाइनल जजमेंट इन्होंने क्या हुआ? अब हमारा सारे डिस्कशन जो मेन आर्गूमेंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिया है। फेवर में क्या था? मेजॉरिटी जजेस ने क्या बोला, माइनॉरिटी जजेस ने क्या बोला। अब ध्यान रखिएगा, माइनॉरिटी जजेस का डिस्कशन केवल आपके एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ना कि लॉ तो 3 जजेस की बेंच ने बनाया है। लॉ क्या है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है, इसलिए 10% रिजर्वेशन चलता रहेगा। ठीक है, ये चलता रहेगा, यही लॉ है। 3:2 की जो मेजोरिटी थी, 2 जजेस का जो ओपिनियन है, ये केवल 2 जजेस का जो डिसीजन है वो केवल एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग क्या है हमारा? 3 जजेस ने क्या बोला है, तो 10% रिजर्वेशन हमारा क्या है? वैलिड है। मैंने 2 जजेस के बाकी के 2 माइनॉरिटी के जो जजेस के व्यू को क्यों डिस्कस किया है? ताकि उस कंसेप्ट पे क्लैरिटी रहे। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हुआ है, तो आप उसे समझा पाएँ। तो फाइनल जजमेंट यही आया है कि 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं हो रहा है, और 50% रूल को हम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में ओवरराइड कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।